डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट टूल जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की बात की थी विच वी यूज इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड टुडे we will discuss about the cloning vectors or carriers of foreign genes और vehicle DNA। तो आज हमने ये क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, यानी सेकंड टूल जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, उसके बारे में बात करनी है। देखो, क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं दोज डीएनए मॉलिक्यूल्स विच कैन कैरी दी फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट। जो भी डिजायरेबल जीन होता है उसको कैरी करने में जो रोल प्ले करते हैं, सो दोज डीएनए मॉलिक्यूल्स विच कैन कैरी फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट टू ए सुटेबल होस्ट। किसी होस्ट सेल के अंदर किसी डिजायरेबल फॉरेन डीएनए सेगमेंट को या जीन को कैरी करने में जो हेल्प करता है, ऐसे डीएनए के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं कि वो क्लोनिंग वेक्टर है या वेहिकल डीएनए है। ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या है कि आगे उसकी जनरेशंस में भी वो आए और प्रॉपरली एक्सप्रेस हो। तो हम आगे क्या बात बोलेंगे कि सिर्फ कैरी ही ना करे बल्कि होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करने की भी उसमें एबिलिटी हो। सो ओवरऑल हम क्या बात कर रहे हैं कि दोज डीएनए मॉलिक्यूल्स विच कैन कैरी फॉरेन डीएनए टू ए सुटेबल होस्ट सेल एंड कैन रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल में फॉरेन डीएनए को, डिजायरेबल जीन को कैरी भी करे और होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट भी करे, ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? वेहिकुलर डीएनएज और क्लोनिंग वेक्टर्स और कैरियर डीएनएज। अब नंबर ऑफ ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे डीएनएज हैं जिनको हम क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे यूज करते हैं इन दी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसमें प्लाज्मिड्स हैं, इसके अलावा फैजमिड्स हैं, फैजमिड्स, कॉस्मिड्स, BACs, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, YACs, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ट्रांसपोसन्स यानी कि जिनको हम जंपिंग जीन्स बोलते हैं, फिर प्लांट एंड एनिमल वायरसेस, और लास्ट में शटल वेक्टर्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं फॉरेन जीन्स को कैरी करने के लिए, प्लस उसके अंदर मल्टीपल कॉपीज, होस्ट सेल के अंदर मल्टीपल कॉपीज अपनी रेप्लिकेशन से पैदा करने में जिनका हम यूज करते हैं। ये सारे डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हैं। लेकिन इनमें से जो मोस्ट कॉमनली या मोस्ट वाइडली जो इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं? प्लाज्मिड्स। तो सबसे पहले मैं वेक्टर्स के एग्जांपल में बात कर रहा हूं प्लाज्मिड्स की। देखो, प्लाज्मिड जो हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर मेनली प्रेजेंट इन सर्टेन बैक्टीरियल सेल्स एंड इन सर्टेन यीस्ट सेल्स। कुछ यीस्ट सेल्स में भी ये हो सकते हैं। ये क्या है? ये कुछ सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स, अदर देन दी मेन डीएनए। जो मेन डीएनए है उसको छोड़ के जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ये सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं विच पोजेस दी सेल्फ डुप्लीकेशन प्रॉपर्टी और सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी and are located in the cytoplasm of certain bacterial cells or in certain yeast cells। इनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स।
ये प्लाज्मिड्स की डिस्कवरी जो थी वो सबसे पहले विलियम हे एंड जे लैडरबर्ग, इन दो साइंटिस्ट ने की थी। प्लाज्मिड्स की डिस्कवरी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। अब ये नेचुरली अक्रिंग जो प्लाज्मिड्स होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में, इनको स्लाइटली मैनिपुलेट करके, मॉडिफाई करके जो है वेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है इन वेरियस बैक्टीरियल सेल्स। अगर होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल्स हों तो उनमें प्लाज्मिड्स को यूज किया जाता है, इन नेचुरली अक्रिंग प्लाज्मिड्स को मॉडिफाई करके जीन मैनिपुलेशन के लिए, जीन ट्रांसफर के लिए। और इनमें से भी बहुत से प्लाज्मिड्स ऐसे हैं जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए हैं स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर के पर्पस के लिए कुछ को स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया है, और उनमें से कई हैं जैसे PBR 322, PBR 322। ये एक जो है मोस्ट वाइडली मैनिपुलेटेड और कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड है फॉर द पर्पस ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर के पर्पस के लिए। और इसकी अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं तो इसमें P जो है, P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, जिसको हम स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं, P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। B and R, these are the first letters of the persons or scientists who constructed this plasmid। तो उनके नाम के ये फर्स्ट लेटर हैं। B stands for Bolivar and R stands for Rodriguez। तो P for plasmid, B for Bolivar, R for Rodriguez, तो ये बन गया PBR। 322 is the number which differentiate this plasmid from the other plasmids which are obtained or which are constructed in the same laboratory। सेम लेबोरेटरी के अंदर जब अलग अलग प्लाज्मिड्स ऐसे जो है कंस्ट्रक्ट किए गए तो उनको नंबर दे दिए गए ताकि एक दूसरे से उनको डिस्टिंक्ट किया जा सके, डिफरेंशिएट किया जा सके। क्योंकि हमारे पास PBR 325 भी है, PBR 327 भी है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उनमें से जो PBR 322 है ये मोस्ट वाइडली एक मैनिपुलेटेड प्लाज्मिड है जिसको बॉलिवर और रॉड्रिगेज ने कंस्ट्रक्ट किया था, और इसको हम एज क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं इन वेरियस बैक्टीरियल होस्ट सेल। अब ये इसकी डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये PBR 322 जो है इसमें दो मेन चीजें हैं। ये जो साइट है यानी इतना एरिया जो है, दिस रिप्रेजेंट्स द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट। और कौन सी एंटीबायोटिक? टेट्रासाइक्लिन। तो ये वाली जो साइट है ये है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट। इसके कारण जिस बैक्टीरियल सेल में ये प्लाज्मिड होगा उसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में अगर उस बैक्टीरियल सेल को रखेंगे तो किसी तरह का कोई बैक्टीरियल सेल को डैमेज नहीं होगा, यानी द बैक्टीरियल सेल विल शो द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द टेट्रासाइक्लिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट in its plasmid। Then this site is called as ampicillin resistance site। इसकी वजह से एम्पिसिलिन के लिए भी इसमें रेजिस्टेंस है। तो जिस बैक्टीरियल सेल में ये प्लाज्मिड होगा उसमें एम्पिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंस होगी, उसमें टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंस होगी। और इसमें जगह जगह पर ये ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये जो साइट है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली है। फिर इसमें टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट्स के बीच में PST1, PBU1, ऐसे ही SAL1, BAMH1, ये अलग अलग साइट्स दे रखी हैं। ये क्या हैं?
दीज आर कॉल्ड एज, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज रिकॉग्निशन साइट्स, और इनको हम क्लोनिंग साइट्स भी कह देते हैं। तो ओवरऑल जो है, आगे डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ये एक PBr322 प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद अगली बात क्या आती है कि व्हाट आर द फीचर्स which facilitate, what are the different features which facilitate or which are required to facilitate the cloning into a vector। वो कौन कौन सी फीचर्स चाहिए किसी प्लाज्मिड के अंदर या किसी वेक्टर के अंदर, जिनके कारण वो इजीली जो है वो फैसिलिटेट कर सके क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर, कि किसी वेक्टर के अंदर क्लोनिंग जो है वो फैसिलिटेट हो सके, इसलिए उसमें कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स होनी चाहिए। तो देयर आर 3 फीचर्स, ये 3 फीचर्स हैं। नंबर 1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नंबर 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स, एंड नंबर 3 क्लोनिंग साइट। किसी भी वेक्टर में जो है प्रॉपर वर्किंग उसकी हो सके, उसमें डिजायरेबल जीन जो है वो अटैच हो सके, तो उसके लिए ये 3 फीचर जो हैं वो जरूरी हैं। उनमें से फर्स्ट फीचर क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हम किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं एज वेक्टर, तो उसमें उस वेक्टर में कहीं ना कहीं ऐसी कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होनी चाहिए, नाइट्रोजन बेसिस की कुछ सीक्वेंसेस होनी चाहिए, विच कैन एक्ट एज ओरिजिन फॉर रेप्लिकेशन। यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होती हैं, दीज आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए बेसिस, और दीज आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ऐसी जो डीएनए बेसिस की सीक्वेंसेस होती हैं उनको हम बोलते हैं ORI, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये नाम देते हैं। मोस्टली इन प्रोक्रियोट्स, जो प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं उनमें सिंगल ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, बट इन यूक्रियोट्स मोर देन 1 ORI आर प्रेजेंट। जो यूक्रियोट्स हैं उनमें मोर देन 1 ORI जो है वो होते हैं। अब आते हैं इसके बाद दूसरी फीचर है, तो किसी को भी वेक्टर एज एक्ट करने के लिए उसमें ORI का होना जरूरी है। दूसरा आ गया सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं ये कौन से हैं, तो इसमें हम बात करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर्स में कि कुछ जीन्स होते हैं, देयर आर सर्टेन जीन्स which help in selecting the host cells with transformants or host cells with vectors। यानी सिलेक्टेबल मार्कर्स बेसिकली कुछ जीन्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज करने में हेल्पफुल हैं। किसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्पफुल हैं, दे आर हेल्पफुल इन रिकॉग्नाइजिंग द होस्ट सेल्स which contains the vectors। और जो होस्ट सेल्स में वेक्टर्स हों उनको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। उनको हम नाम क्या देते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स। और जिनमें वेक्टर्स ना हो दे आर कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो selectable markers are certain genes which are responsible for differentiating the transformants from non-transformants। और transformants वो होते हैं in which vectors are present। तो selectable markers के तौर पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं
PBr322 जो प्लाज्मिड है, तो इसमें सिलेक्टेबल मार्कर का काम कौन कर रहा है? तो दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स हैं, तो इसका मतलब कि दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं इनमें। एक है AMPR, यानी यहां अगर मैं लिखूं AMPR, इसका मतलब क्या है? ये सारा रीजन क्या है? AMPR, यानी एम्पिसिलिन, R का मतलब रेजिस्टेंस। ऐसे ये सारा रीजन क्या है? ये है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन यानी इसको हम क्या लिखेंगे? TETR, यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो ये वाला जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, PBr322 प्लाज्मिड की अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो इसमें ये दोनों रीजन जो हैं दे एक्ट एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। ये सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम करते हैं PBr322 की अगर हम बात करें तो किसी भी वेक्टर के अंदर एक तो ORI होना चाहिए, दूसरा कुछ ऐसे जीन्स होने चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करें, उनको हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। और PBr322 में ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये दोनों सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करवा रहे हैं कि मान लो जैसे ये वेक्टर किसी के अंदर होगा, किसी बैक्टीरियल सेल में, तो ऑटोमेटिकली उसमें ये दोनों जीन्स होंगे, क्योंकि ये साइट्स होंगी तो ये जीन होंगे। और इसके कारण क्या होगा कि वेक्टर प्रेजेंट है उसमें, तो वो सेल्स हो गए ट्रांसफॉर्मेंट, और जिनमें ये नहीं है वो हो गए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। थर्ड वन इज, तीसरी जो आ जाती है दैट इज क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट या जिसको हम रिकॉग्निशन साइट भी बोल देते हैं। देखो किसी भी वेक्टर के अंदर कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं वेयर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैन एक्ट, जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो एक्ट कर सकता है और डीएनए को, यानी ये वेक्टर के डीएनए को क्या कर सकता है? क्लीव कर सकता है। दोज साइट्स आर कॉल्ड एज क्लोनिंग साइट्स। वो रीजन जहां पे किसी भी वेक्टर में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो एक्ट कर सके, क्लीव कर सके, जहां से वो इसको जो है वेक्टर के डीएनए को, उन साइट्स को हम क्लोनिंग साइट्स या रिकॉग्निशन साइट्स बोलते हैं। एंड इन केस ऑफ PBr322 प्लाज्मिड वेक्टर, इसमें क्या है? मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं। मैं कुछ की एग्जांपल अगर दूं तो जैसे BAMH1, SAL1, ये दो क्या हैं? ये हैं क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट। लेकिन ये लाई कहां कर रही हैं? तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट जो है उसके अंदर लाई कर रही हैं ये दोनों, यानी ये दोनों साइट्स जो हैं ये क्या हैं? ये क्लोनिंग साइट्स हैं। सिमिलरली PST1 एंड PBU1, ये भी क्लोनिंग साइट्स हैं या रिकॉग्निशन साइट्स हैं, बट दे आर लाइंग इन दी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट, उसके अंदर ये लाई कर रही हैं। और भी कई साइट्स हैं, लेकिन अगर मान लो ये रिकॉग्निशन साइट यूज होती है, BAMH1, SAL1, ये अगर यूज होती हैं, यहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करता है और यहां पे फॉरेन जीन जो है वो इंसर्ट होता है, तब क्या होगा? तब उस बैक्टीरियल सेल में, उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? क्योंकि इस जगह तो फॉरेन जीन आ गया, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो होगी ऐसे बैक्टीरियल सेल की, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यानी इसमें अब टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में अगर रखेंगे इसको, तो ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट जो है दैट इज ऑक्युपाइड बाय फॉरेन जीन, यहां पे फॉरेन जीन आ चुका है, क्योंकि हमने रिकॉग्निशन साइट अगर ये इस्तेमाल की है, तो फिर ऐसे बैक्टीरियल सेल में रेजिस्टेंस पावर टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। सिमिलरली अगर इन दो साइट्स में से किसी के ऊपर भी हम फॉरेन जीन इंसर्ट करते हैं, यहां रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करता है,
तो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाएगी। इसलिए कई बार कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स भी अडॉप्ट किए जाते हैं। तो क्लोनिंग साइट्स कौन सी साइट्स होती हैं? दीज आर दी साइट्स वेयर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स एक्ट अपॉन एंड फॉरेन जीन्स आर इंसर्टेड, और वेयर दी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्लीव दी वेक्टर डीएनए। ऐसी साइट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग साइट्स। और जैसे BAMH1, SAL1, PBU1, PST1, ये सारी क्या हैं? दीज आर क्लोनिंग साइट्स। तो ये तीन फीचर जो हैं किसी भी डीएनए में, टू बिकम दी वेक्टर डीएनए, ये होनी चाहिए, तभी वो एक सुटेबल वेक्टर जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद वेक्टर्स इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये तो बात हुई कि हम लोग प्लाज्मिड्स का यूज कर रहे हैं एज वेक्टर, लेकिन प्लाज्मिड्स मोस्टली किसके अंदर होते हैं? इन दी बैक्टीरियल सेल्स या फिर इन सर्टेन यीस्ट सेल्स। तो वहीं पे इनका यूज हो सकता है एज वेक्टर। लेकिन अगर हम प्लांट या एनिमल सेल्स के अंदर देखें, तो पहले अगर मैं बात करूं वेक्टर्स इन प्लांट सेल्स, देखो एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस ये एक बैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, TUME। ये एक सॉयल इनहिबिटिंग बैक्टीरियम है, मिट्टी के अंदर ये बैक्टीरियम मिलता है। और बहुत से डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं, डाइकॉट्स के अंदर डाइकोटिलिडनस जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, उनमें ये रूट्स के जरिए मिट्टी में से एंटर करता है, सॉइल में से एंटर करता है, और एक डिजीज जिसको हम क्राउन गाल डिजीज बोलते हैं, क्राउन गाल डिजीज पैदा करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ TI प्लाज्मिड। इसमें एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम है TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसमें क्या होता है कि जो फोलिएज पार्ट होता है प्लांट का, वहां पे ट्यूमर्स यानी क्राउन्स बन जाते हैं जगह जगह पे। तो ये क्राउन गाल नाम का डिजीज जो है वो एक नेचुरली अकरिंग सॉयल बैक्टीरियम विच इज कॉल्ड एज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, इसके कारण होता है। ये सॉइल से एंटर करता है प्लांट में, और इसके प्लाज्मिड में ये एक जीन है, TI प्लाज्मिड के अंदर एक जीन है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, उसके कारण ये डिजीज पैदा करता है। अब अगर हम इस T प्लाज्मिड को या TI प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम में से एक्सट्रैक्ट करके और इसकी डिजीज कॉजिंग जो प्रॉपर्टी है उसको मॉडिफाई कर दें, लेकिन इसकी जो आगे बैक्टीरियल सेल्स में प्लांट सेल्स में एंटर करने की और मल्टीप्लाई करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बना के रखें, यानी बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसकी मेंटेन्ड रहें, सिर्फ इसकी डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी जो है उसको खत्म कर दें, मॉडिफाई कर दें, देन दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस कैन बी यूज्ड। और कैन बी यूज तो क्यों बोलूं मैं, ये अभी हो रहा है, इसका इस्तेमाल जो है वो हम लोग कर रहे हैं एज वेक्टर। तो इसका जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का T प्लाज्मिड है उसका यूज जो है वो किया जा रहा है एज वेक्टर इन वेरियस प्लांट सेल्स। इसके जरिए फॉरेन जीन्स जो हैं, डिजायरेबल जीन जो हैं, वो प्लांट सेल्स में इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। तो क्योंकि इस बैक्टीरियल सेल के TI प्लाज्मिड में से डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी खत्म कर देंगे, यूजफुल जीन डाल के वापस इसी बैक्टीरियम में डाल देंगे और इस बैक्टीरिया को सॉइल के अंदर रिलीज करेंगे, ये प्लांट के अंदर जाएगा,
उसके अंदर मल्टीप्लाई भी करेगा फोलिएज पार्ट में, लेकिन डिजीज नहीं पैदा कर पाएगा। लेकिन जब जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसके साथ जो फॉरेन जीन हमने डाला है वो भी मल्टीप्लाई करेगा, तो उसका एक्सप्रेशन भी प्लांट की बॉडी में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये एग्रोबैक्टीरियम जो है वो एक नेचुरल, इसको इंजीनियर बोला जाता है, नेचुरल इंजीनियर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को नेचुरल इंजीनियर का नाम दिया जाता है, क्योंकि यहां विदाउट दी हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग ये अपने आप एंटर कर रहा है इनटू द बॉडी ऑफ द सुटेबल डाइकॉट प्लांट और उसके अंदर फॉरेन जीन्स की मल्टीप्लिकेशन करवाता है। तो प्लांट सेल में तो इसको यूज करते हैं। और अगर मैं एनिमल सेल्स की बात करूं तो एनिमल सेल्स के अंदर वेरियस काइंड के वायरसेस, एनिमल सेल्स के अंदर तरह तरह के वायरसेस जो हैं, एनिमल वायरसेस जो हैं, उनका यूज किया जाता है एज वेक्टर। तो जिसमें अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है जैसे रिट्रो वायरसेस जो हैं, रिट्रो वायरसेस वो वायरसेस होते हैं विच कैरी द फिनोमिनन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमिना जो है वो प्रेजेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ऐसे वायरसेस जो हैं उनका यूज जो है, उनकी डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्ट्रॉय करके इन वायरसेस की, लेकिन रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हुए हम फॉरेन जीन्स या डिजायरेबल जीन्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो रिट्रोवायरसेस वेरियसली जो है वो यूज होते हैं। इसमें एडिनो वायरसेस की भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, एडिनो वायरसेस भी इसमें आएंगे, पेपिलोमा वायरसेस भी इसके अंदर आएंगे, पेपिलोमा वायरसेस, पेपिलोमा वायरस का भी इस्तेमाल होता है, एडिनो वायरसेस का भी इस्तेमाल होता है, एडिनो वायरसेस इनका भी यूज करते हैं। तो एनिमल सेल्स में रिट्रोवायरसेस, पेपिलोमा वायरसेस, एडिनो वायरसेस इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फिर इसके बाद अगली बात है बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स। बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स, पहली हमने बात की प्लाज्मिड एज वेक्टर। प्लांट सेल्स के अंदर एग्रोबैक्टीरियम का, एनिमल सेल्स के अंदर एनिमल वायरसेस वेरियस काइंड के हम यूज करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज एज वेक्टर। देखो, बैक्टीरियोफेजेस आर दोज वायरसेस, बेसिकली बैक्टीरियोफेजेस क्या हैं? दीज आर दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट दी बैक्टीरियल सेल्स, जो बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस एज वेक्टर्स। तो वेरियस बैक्टीरियल सेल्स में या तो प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेजेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी उन वायरसेस का जो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रेप्लिकेट कर पाते हैं या बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंफेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो इसमें फिर आगे दो तरह के हैं। एक आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं लैम्डा फेज, और दूसरा आ जाता है M13 फेज। तो ये दो तरह के बैक्टीरियोफेजेस हैं जिनका हम वेक्टर के तौर पे मोस्टली इस्तेमाल करते हैं अगर बैक्टीरियोफेज का करना हो तो। ये जो लैम्डा फेज है, ये जो है ई कोलाई के अंदर इसका यूज जो है वो मोस्टली किया जाता है। लैम्डा फेज का ई कोलाई, इशर्चिया कोलाई के अंदर जो है इसका यूज मोस्टली हम करते हैं। और इसका यूज किया जाता है अगर हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स 23 किलो बेस, केबीएस का मतलब किलो बेस, 23 किलो बेस तक की डीएनए फ्रेगमेंट्स अगर हमने जो है
ट्रांसफर करनी हो किसी सूटेबल होस्ट में, तो फिर लैम्डा फेज का इस्तेमाल, ये लैम्डा फेज का हम इस्तेमाल जो है वो करते हैं एज वेक्टर, और इसका यूज मोस्टली ई कोलाई के अंदर किया जाता है। और इसके खासियत ये होती है कि लैम्डा फेज जो है इट हैज डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, इसका डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है, लेकिन जब ये जो है फॉरेन जीन के साथ इसको हम अटैच करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, देन इट कैन बिकम सर्कुलर, तब ये सर्कुलर बन सकता है। और इसके टर्मिनल एंड्स के ऊपर कॉस साइट्स, कोहेसिव साइट्स होती हैं, और इसका यूज जो है वो 23 किलो बेस जो है तक की डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होती हैं उनको ट्रांसफर करने में सूटेबल होस्ट के अंदर इनका यूज किया जाता है। सेकेंड इज M13 फेज। ये जो M13 फेज है बैक्टीरियोफेज, अगर इसको एज वेक्टर इस्तेमाल करते हैं तो ये एक फिलामेंटस फेज है, बैक्टीरियोफेज है, जिसको ई कोलाई के अंदर हम यूज करते हैं एज वेक्टर। और ये जो है इसके अंदर इसका जो जीनोम होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है ऑफ 6407 बेस पेयर्स बेसिस। इसका सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि 6407 ये बेसिस होते हैं, और ई कोलाई के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है एज वेक्टर। और ये जो है लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होती हैं उनको आगे जो है यानी 23 किलो बेसिस से भी ज़्यादा की डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होती हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए एज वेक्टर इसका यूज किया जाता है। तो ये बैक्टीरियोफेजेस की बात होगी। इसके बाद और भी कई जो हैं जिनको हम वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कॉस्मिड आते हैं, कॉस्मिड एज वेक्टर। अब कॉस्मिड क्या है? कॉस्मिड एक कंपोजिट वर्ड है जिसमें प्लाज्मिड एंड कॉस साइट ये दोनों का मिक्सचर है। तो कॉस्मिड बनता है जब कॉस साइट लैम्डा फेज की और प्लाज्मिड जो है यानी प्लाज्मिड डीएनए इनको अटैच करवाया जाता है, तो फिर इसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्मिड। ये कॉलिन्स एंड हॉन्स ने इनकी डिस्कवरी की थी। कॉलिन्स एंड हॉन्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था इन्हें। कॉस्मिड जो हैं ये सिंथेसाइज किए जाते हैं आर्टिफिशियली। तो कॉस साइट ऑफ लैम्डा फेज एंड प्लाज्मिड डीएनए, इन दोनों को जब इकट्ठा कर देते हैं तो कॉस्मिड बनता है। तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है, कॉलिन्स एंड हॉन्स ने। और ये 45 किलो बेसिस तक की डीएनए फ्रेगमेंट्स, हैवी यानी इतनी हैवी डीएनए फ्रेगमेंट्स जब ट्रांसफर करनी हो होस्ट में तो इनका यूज कर सकते हैं कॉस्मिड्स का। फिर इसके बाद आ जाते हैं एक फैजमिड्स। यहां मैंने फैजमिड्स लिखे थे, तो जिसमें लैम्डा फेज एंड प्लाज्मिड इन दोनों का डीएनए जो है जब आप आपस में अटैच करवा देते हैं तो इसको हम फैजमिड बोल देते हैं। तो फैजमिड्स का भी यूज हम कर सकते हैं एज वेक्टर, और ये इससे भी लार्जर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होती हैं उनको कैरी करने के लिए एज वेक्टर यूज होते हैं फैजमिड्स। फिर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, इनका भी यूज हम लोग करते हैं। फिर ट्रांसपोसन्स हैं। ट्रांसपोसन्स मतलब जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स क्या होते हैं? दीज आर मोबाइल डीएनए सेगमेंट्स विच लाई इन दी रेपिटेटिव पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए के रेपिटेटिव पार्ट में ये लाई करती हैं। दीज आर मोबाइल डीएनए सेगमेंट्स विच कैन इजिली चेंज देयर पोजीशंस, जो अपनी पोजीशंस इजिली चेंज कर सकती हैं। इनको हम ट्रांसपोसन्स या जंपिंग जीन्स बोलते हैं।
तो इनका भी यूज किया जा सकता है एज वेक्टर। एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, वो पहले बात आई गई है। और लास्ट में मैं बात कर रहा हूं शटल वेक्टर्स। शटल वेक्टर्स आर दोज which can be used as vector in prokaryotes as well as in eukaryotes। दोनों में ही जिनका यूज हो सके, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट होस्ट सेल्स में भी एज वेक्टर जिनका यूज हो सके, उनको हम शटल वेक्टर्स बोलते हैं। और ये जो शटल वेक्टर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनमें सेलेक्टेबल मार्कर्स, ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और सेलेक्टेबल मार्कर्स और क्लोनिंग साइट्स, ये प्रोकैरियोट्स के लिए भी होती हैं और यूकैरियोट्स के लिए भी होती हैं, इसलिए ये दोनों में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं शटल वेक्टर्स। तो ये डिफरेंट काइंड के वेक्टर्स के बारे में हमने बात की है। वेक्टर्स, जैसा पहले भी मैंने बोला कि वेक्टर्स आर दोज DNA molecules which are used to carry the desirable gene or desirable DNA fragment to a suitable host, and they can multiply or they can replicate in the host cell। host cell के अंदर suitable जीन को ट्रांसफर करने में और suitable जीन को ट्रांसफर करने के साथ साथ वो होस्ट सेल में रेप्लिकेट करने की भी टेंडेंसी रखें, ऐसे DNA के मॉलिक्यूल्स को हम वेक्टर बोलते हैं। तो कई तरह के वेक्टर्स की हमने बात की है। ये डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हैं विच आर यूज्ड इन DNA, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब थर्ड हमारा जो टूल है वो है कि जब हमने कोई फॉरेन जीन सूटेबल वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया, यानी हमारे पास रिकम्बिनेंट DNA बन गया, ठीक है। अब इस रिकम्बिनेंट DNA को हमने इंट्रोड्यूस करवाना है इनटू दी सूटेबल होस्ट, यानी ये सारा कुछ जो हमने किया, तो जिस सेल के अंदर हम चाहते हैं कि वो फॉरेन जीन जाए, तो इस रिकम्बिनेंट DNA को अब हमने क्या करना है, सूटेबल होस्ट के अंदर डालना है। और ये जो थर्ड हमारे पास टूल होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और वो क्या होगा, वो होगा कंपिटेंट होस्ट। यानी होस्ट सेल को हमने इस लायक बनाना है कि वो अपने आप इसको जो है क्या करे, रिकम्बिनेंट DNA को अपने अंदर एंटर करने दे। तो ये जो थर्ड स्टेप है कंपिटेंट होस्ट वाला, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।